चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटे। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पहले हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। तो हम हमारा जो मेन टॉपिक है 10th लेवल पर वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो बेटा देखो, करंट तो एक जनरल वर्ड है। करंट तो हम कई चीजों के लिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम उसको कह देते हैं वाटर करंट। वाटर करंट। हवा चल रही है, हवा चल रही है, आपको पता हवा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। हवा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। तो जब हवा चलती है तो हम उसको कहते थे एयर करंट। एयर करंट। ऐसे ही मान लो कोई मेटल की बॉडी है, मेटल की बॉडी, उसका एक साइड का टेम्परेचर हाई हो, एक साइड का टेम्परेचर लो हो, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट चलेगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे हीट करंट। क्या बोलेंगे? हीट करंट। तो करंट तो कई जगह यूज होता है। पानी बह रहा है, वाटर करंट बोल दिया। हवा चल रही है, एयर करंट बोल दिया। हीट फ्लो कर रही है, हीट करंट बोल दिया, या थर्मल करंट बोल दिया। ऐसे ही है इलेक्ट्रिक करंट, उसी से नाम मिलता जुलता बना इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज per unit time is called electric current. Rate of flow of charge per unit time in a particular direction, और बोल सकते हैं in a particular direction, is called electric current. उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलागा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज कितने सेकंड में। मतलब अगर मैं न्यूमेरिकली बोलूं तो करंट के लिए हम आई सिंबल यूज करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम यूं कह सकते हैं। 10th लेवल पर चार्ज बाय टाइम के लेवल से के फार्मूले से हम इसको समझा सकते हैं। तो हम इसको कह देते हैं कई बार क्यू बाय टी। क्यू बाय टी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आपको पता चार्ज की यूनिट कूलम है। कूलम इसकी यूनिट है भाई। टाइम की यूनिट सेकंड है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है। तो 1 एम्पियर करंट, कोई बोले एक कंडक्टर है उसमें 1 एम्पियर करंट है, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड 1 एम्पियर करंट। इतना तो सबको पता होगा कि करंट की यूनिट एम्पियर है। तो अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड फ्लो करे, अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड फ्लो करे, तो हम कहते हैं कि उसमें करंट है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कई बार डिफाइन भी करना पड़ सकता है। 1 एम्पियर। इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकंड, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा हो पर सेकंड की रेट से, तो हम कहते हैं कि उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये एम्पियर कूलम में रिलेशन हो गया। मान लो किसी कंडक्टर में 10 एम्पियर करंट है। अगर किसी कंडक्टर में 10 एम्पियर करंट है, तो 10 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तो 10 एम्पियर करंट कहलाएगा। ठीक। तो करंट और चार्ज इस तरीके से रिलेट किए जा सकते हैं। दूसरा, करंट जो है ना, करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे करंट आता, कभी भी जब करंट आएगा ना, करंट जब आएगा तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे, चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे। जैसे मैं किसी मेटल का एग्जांपल ले लूं, मेटल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेटल में जब भी करंट आएगा ना, मेटल में जब भी करंट आएगा, जैसे आपने कोई सेल लगा दी या बैटरी लगा दी, तो करंट आएगा।
करंट लगाने के लिए ना वोल्टेज लगानी पड़ती है हमें, वोल्टेज के लिए सेल या बैटरी लगानी पड़ती है, वोल्टेज के लिए सेल या बैटरी लगानी पड़ती है। जैसे सेल का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कंडक्टर का पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लो ये मेटल का टुकड़ा है, तो बेटा हर मेटल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं कुछ दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप ये वोल्टेज लगाते हो, जब आप ये बैटरी लगाते हो ना, बैटरी लगा दी, सेल लगा दी, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, चलने की कोशिश करेंगे, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब इसमें मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एटम्स उनको फ्री कर देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे तो हम कहते हैं कंडक्टर में करंट फ्लो कर गया। जैसे इलेक्ट्रॉन चले हमने कह दिया करंट आ गया। तो करंट की अपनी डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन के लिए कन्वेंशन है। तो डायरेक्शन, किसी ने पूछा भी करंट की क्या डायरेक्शन मानेंगे, तो शुरू में जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के बारे में हमें बताया, तो उन्होंने करंट की डायरेक्शन लेट कर ली अपनी तरफ से, विदाउट एनी रीजन। जैसे उन्होंने बोला भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो करंट आएगा, तो किसी ने पूछा भी करंट आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या मानोगे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलेगा, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलेगा, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानी जाएगी। ध्यान से सुनना, लिख भी लेना, ये जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलेगा, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानी जाएगी। कोई पूछे क्यों, तो इसका कोई रीजन नहीं, विदाउट एनी रीजन। इसको कहते हैं बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन ऐसी है, शुरू में जिन लोगों ने करंट को डिफाइन किया उन्होंने ऐसा माना, हम भी ऐसा ही मान रहे हैं, और इसका कोई रीजन नहीं है कि करंट इधर क्यों है ना, कोई रीजन नहीं। लिख देना ये बात भी, ये पूछा जाता है कि क्या रीजन है करंट की डायरेक्शन ऐसे माननी है, आप कहोगे कन्वेंशन है, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। तो करंट की अपनी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानेंगे। या यूं कह दो, चार्ज अगर पॉजिटिव होता, अगर चार्ज पॉजिटिव होता, अगर मान लो जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं, सबने पता होगा शायद। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट में आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में तो बेटा पॉजिटिव आयन भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव आयन भी हैं। और ये बात पक्का है कि अगर नेगेटिव आयन इधर जाएगा तो पॉजिटिव आयन इधर जाएगा, अगर नेगेटिव आयन इधर जाएगा तो पॉजिटिव आयन इधर जाएगा, पक्का है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल चल सकते हैं। कुछ मटेरियल्स में जैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी चल सकते हैं, पॉजिटिव भी चल सकते हैं। मेटल में तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आता है, मेटल में केवल इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आता है, बट आयन में, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस के कारण करंट आता है। और करंट चाहे इसके कारण आए चाहे इसके कारण आए, करंट की डायरेक्शन अगर आपने निकालनी है तो नेगेटिव के तो अपोजिट, नेगेटिव का करंट नेगेटिव के अपोजिट, पॉजिटिव का करंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज चलने के कारण करंट आया है तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव के अपोजिट होगी। अगर पॉजिटिव के चलने के कारण करंट आया है तो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज की है। तो इसको करंट की डायरेक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना होता है, आपको लिखना है, ये ध्यान से पूछा जाएगा, बोर्ड लेवल पर भी पूछा जाता है। ये तो बेसिक चीज है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप कहेंगे, कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडर्ड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडर्ड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसिडर्ड सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, यूं कह सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ करंट मानी जाती है। फिर क्वेश्चन आएगा कि ये तो डायरेक्शन की बात होगी, डायरेक्शन मैंने दिखा दी। फिर क्वेश्चन आएगा भी करंट स्केलर है या वेक्टर है, करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। तो आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक करंट स्केलर कैसे है, जब उसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है ये आपको मैंने बता रखा है शायद पहले। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर इसलिए है, मैग्नीट्यूड भी इसका, डायरेक्शन भी है, लेकिन
ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो एक बेसिक बात है भाई। एक छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसके ऊपर, जैसे करंट के ऊपर क्वेश्चंस ले लें। हाँ बिल्कुल सही निकिता। जैसे करंट आपने बताया चार्ज बाय टाइम। मान लो ये कहता है कंडक्टर में 100 कूलम का चार्ज 50 सेकंड में फ्लो करता है। एक कंडक्टर में मान लो 100 कूलम का चार्ज 50 सेकंड में फ्लो करता है, तो ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू बताएं। तो दैट विल बी 100 बाय 50, तो करंट विल बी 2 एम्पियर। तो करंट आया बेटे 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट आया। और देते हैं, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, उसमें 50 एम्पियर 50 कूलम का चार्ज फ्लो करता है, 50 कूलम का चार्ज फ्लो करता है, और ये आपका मान लीजिए 10 सेकंड में फ्लो करता है। 10 सेकंड में 50 कूलम का चार्ज 10 सेकंड में फ्लो कर गया, तो वो ये पूछता व्हाट इज द करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो करंट होगा बेटा 50 बाय 10, आई विल बी 5 एम्पियर। तो करंट इज 5 एम्पियर। ऐसे ही देखो, ये तो होगा चार्ज और टाइम दे रखे थे। कई बार क्या होगा, जैसे इस इक्वेशन से आपने क्यू बाई टी आई लिखा, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू हो गया आई टी के बराबर। तो कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें करंट और टाइम दे रखे हो, करंट और टाइम दे रखे हो, और ये पूछे कितना चार्ज फ्लो करेगा। जैसे मान लो ये कहता है एक कंडक्टर में 3 एम्पीयर का करंट है, एक कंडक्टर में 3 एम्पीयर का करंट, और मान लो 2 मिनट तक फ्लो करता है। 2 मिनट तक 3 एम्पीयर करंट 2 मिनट तक चला। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बेटा Q इज इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला आपका। आई 3 है, टाइम को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया करो सारी चीजों को एसआई यूनिट में। तो 120, तो 120, तो Q कितना बना बेटे 360 कूलम, 360 कूलम, इतना चार्ज फ्लो करेगा। मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। लेट इधर लिया मैंने करंट। देखो करंट का मतलब मेरा इलेक्ट्रिक करंट है बेटे, वैसे तो करंट एक जनरल नाम है, तो करंट मैं बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, मान लो कांस्टेंट करंट था हमारा, मान लो सर्किट में कांस्टेंट करंट था। लेट करंट की वैल्यू थी आई, करंट की वैल्यू आई थी, और ये ग्राफ हमारा आ गया। मान लीजिए ये करंट टी टाइम तक चला, करंट चला टी टाइम तक, टी टाइम तक करंट चला। तो ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसका नाम रख देता हूं सी। तो आप मुझे बताएं एरिया ऑफ ओ ए बी सी, आप मुझे एरिया ऑफ ओ ए बी सी निकाल के बताएं। ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसके अंडर जो एरिया है ना, ये एरिया बताएं मुझे। ये एरिया कितना होगा आप लोग मुझे बताएं भाई। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एरिया बताना है आपको। तो मेरे ख्याल से होगा ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, और ओ ए का मतलब ये कितना होगा आई, ये कितना होगा आई, ये कितना होगा टी। तो ये एरिया बन गया आई इंटू टी, आई इंटू टी, बिल्कुल सही। और आई इंटू टी होता है चार्ज, आई इंटू टी क्या होता है चार्ज। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू चार्ज। ये पॉइंट अपने काम का है बेटा, ये हमने नोट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। एक ग्राफ दिया होगा करंट और टाइम का, करंट और टाइम का ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ से फिर आपसे चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। कभी भी करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा हो,
करंट और टाइम का ग्राफ किसी भी शेप का दे रखा हो, किसी भी शेप का, केवल ऐसा नहीं, किसी भी शेप का ग्राफ दे रखा हो, करंट और टाइम का ग्राफ होना चाहिए। उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो एरिया न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज होगा, वो एरिया न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज होगा, चाहे ये कांस्टेंट करंट हो चाहे वेरिएबल करंट हो। ये एरिया से चार्ज निकालने का एक क्वेश्चन है। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो बेटा, मान लो करंट और टाइम का एक ग्राफ दिया इसने। मान लो करंट डिक्रीजिंग के बराबर था, करंट डिक्रीज कर रहा था, ये वैल्यू थी 10 एम्पियर और करंट डिक्रीज कर रहा था। मान लो ये वैल्यू 20 सेकेंड, ये वैल्यू 20 सेकेंड है। तो करंट 10 एम्पियर था, ये 20 सेकेंड तक रहा डिक्रीजिंग करंट। इसने बोला फाइंड चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज निकालो। तो मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकाल दूंगा, ये एरिया निकाल दूंगा, ये एरिया ग्राफ के अंदर जो एरिया है ये एरिया निकाल दो। कितना बड़ा ये एरिया देखो, तो चार्ज इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मेरे ख्याल से 100 कूलम। बेटा मान लीजिए करंट का ग्राफ इस तरह का आया, इस तरह ग्राफ आया, ये ग्राफ आया और ये वैल्यू है मान लीजिए 5, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 10, 30, ये सेकंड में वैल्यू, वो एम्पियर में है। ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, इस ग्राफ से चार्ज निकालो, इस ग्राफ से चार्ज निकालना आपको इससे। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू दी या फ्लो थ्रू दी कंडक्टर, कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पूछा इसने। तो क्या करेंगे आप, ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया, ये टोटल एरिया निकालेंगे। मुझे ये कंप्लीट एरिया चाहिए, ग्राफ के अंदर जो एरिया वो निकाल दूंगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ऐसा करता हूं मैं ऐसा कर लूं कि इस पोर्शन का एरिया अलग से निकाल लूं, इसका एरिया अलग से निकाल लूं, उसका अलग से निकाल लूंगा, फिर ऐड कर दूंगा दोनों को। तो ये एरिया अलग से निकाल लेता हूं, ये एरिया अलग से निकाल लेता हूं। इसके एरिया को मैं A1 बोल देता हूं, इसके एरिया को मैं A2 बोल देता हूं, ठीक है। तो A1 निकाल लो पहले, तो A1 कितना बना, 1/2 5 इंटू 10, फिर A2 निकाल लो 5 इंटू 20, ये होया 25 और ये होया 100। तो टोटल चार्ज होगा भाई 25 प्लस 100, तो चार्ज की वैल्यू बनी 125 कूलम, तो 125 कूलम चार्ज होगा। एक दो एग्जांपल और ले देता हूं ग्राफ वाले। ये बता दो भाई, इसमें बताओ चार्ज कितना फ्लो करेगा। ये मान लो 10 एम्पियर, ये 2 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 8 सेकंड। बताओ भाई, बताओ बच्चों। तो ये एरिया निकालना था बेटे हमारे को, ये टोटल एरिया निकालना था ना। तो ये एरिया टोटल कैसे निकालूं, देखो ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया बता दो मेरे को बेटा, ये टोटल एरिया। तो ये टोटल एरिया कितना बनेगा भाई, इसमें फार्मूला ट्रेपेजियम का लगा दूं मैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ये कितनी है, ये साइड होगी 4, ये साइड कितनी होगी 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहां से चार्ज आ गया 12 इंटू 5 60 कूलम, तो 60 कूलम चार्ज आ गया, ये 60 कूलम चार्ज आ गया। जैसे मान लो कोई अपने करंट का ग्राफ बनाया बेटे, मान लो करंट का ग्राफ इस तरह का आ गया, इस तरह ग्राफ आ गया, कुछ पोर्शन तो है ऊपर और कुछ पोर्शन है नीचे। मान लो ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू 0.5 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। ये वैल्यू है मान लीजिए 10 और ये वैल्यू है मान लो 12 सेकंड में ही ये वैल्यूज। अब पॉइंट समझना मेरा, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं थोड़ा इनसे अलग है ना, ये अलग है। मैंने ये तो सारे ऊपर ऊपर दिए थे, ये थोड़ा पोर्शन मैंने नीचे भी कर दिया। तो पहले तो ये समझना कि ये ग्राफ नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब क्या हुआ बेटा, ग्राफ नीचे आने का मतलब होगा करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी। ग्राफ नीचे आने का मतलब होगा करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसका मतलब जैसे पहले करंट यूं चल रहा था तो फिर उल्टा आ गया, तो चार्ज की डायरेक्शन बदल जाएगी, चार्ज की डायरेक्शन बदल जाएगी, चार्ज की डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा,
पहले चार्ज मान लो कुछ इधर गया, चार्ज इधर गया तो कुछ चार्ज उल्टा आ गया, कुछ चार्ज उल्टा, करंट की डायरेक्शन बदलने का मतलब चार्ज का फ्लो भी उल्टा हो गया। चार्ज के हिसाब से करंट डिसाइड होना है, तो चार्ज करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब चार्ज का फ्लो भी उल्टा होना। तो पहले कुछ चार्ज हो गया तो कुछ वापस भी आ गया, समझ पाए? तो क्या करेंगे हम इसमें, तो इससे चार्ज निकालना ना, तो ऊपर जो एरिया है ये एरिया, ये तो ले लेंगे पॉजिटिव, ये एरिया तो ले लेंगे पॉजिटिव, और ये वाला एरिया ले लेंगे नेगेटिव। ये एरिया तो पॉजिटिव ले लेंगे, ये एरिया नेगेटिव ले लेंगे। तो इसका एरिया निकाल दूंगा, वो बना 1/2 इंटू 2 इंटू 10, तो 10 ऊपर ऊपर का एरिया। फिर मैं ये एरिया नीचे लूंगा, बाद में लिखूंगा नेगेटिव तो, लेकिन एक बार वैल्यू निकाल लूं, तो ये बना 1/2 इंटू 2 इंटू 0.5, तो ये बना 0.5। लेकिन जब चार्ज निकालूंगा ना, चार्ज निकालूंगा तो ये होगा 10, ये होगा 10, और इधर होगा माइनस का 0.5, ये नेगेटिव लूंगा, फिर मैं नेगेटिव लूंगा। अरे 58 कहां से आ गया यार, 9.5 कूलम आया, 9.5। तो इसमें बताने वाली जो बच्चों आपके काम की बात है वो ये ध्यान देना है कि भाई अगर ग्राफ नीचे आ गया तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी। करंट की डायरेक्शन उल्टी होने का मतलब क्या हुआ, पहले चार्ज हो गया और कुछ चार्ज उल्टा आ गया, तो कुछ चार्ज उल्टा आ गया तो माइनस करना पड़ेगा ना, मैं इसलिए नीचे वाला एरिया माइनस लेते हैं, क्योंकि चार्ज वापिस आ गया कुछ, इसका मतलब। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ग्राफ से रिलेटेड। वैसे एक चीज और हो सकती है, चार्ज का ग्राफ टाइम के साथ दे रखा हो, उससे करंट निकालना पड़ सकता है। मान लो इधर लिया टाइम और बेटा इधर लिया चार्ज, मान लीजिए ये ग्राफ आया ऐसा। देखो ये तो एग्जांपल है, ये मत सोचना कि ऐसा आएगा हमेशा, ऐसा आए कोई जरूरी नहीं है, हमने ऐसा मानना, एक ग्राफ का एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने। मान लो इस ग्राफ का एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। तो बेटा 9th में जो बच्चे पढ़े होंगे मेरे से, शायद मैंने आपको बताया होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर आपको एनटीएससी की तैयारी करनी है, साइंस ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो भैया चीजें 9th और 10th की दोनों आएंगी, उसमें चीजें याद रहनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्लोप होता है टेन थीटा की वैल्यू के बराबर, स्लोप होता है टेन थीटा की वैल्यू के बराबर। इस डायग्राम में देखो, ये क्यू, ये टी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्यू को और ये रिप्रेजेंट करेगा टी को। अगर टेन थीटा निकालोगे, यहां इस ग्राफ से टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है सबको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्यू बेस टाइम, तो टेन थीटा होगा क्यू बाय टी, टेन थीटा होगा क्यू बाय टी, सभी बोले क्यू बाय टी। तो क्यू बाय टी होता है करंट, क्यू बाय टी होता है करंट, तो इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू करंट। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। तो टेन थीटा स्लोप के बराबर है और भाई उसको करंट के बराबर आएगा इसमें। तो अपने काम की बात क्या हुई, क्वेश्चन क्या पूछेगा अपने से, क्वेश्चन क्या दे सकता है 10th लेवल पर, आपको चार्ज का ग्राफ देके करंट पूछ सकता है। चार्ज का ग्राफ देके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, ये एंगल है 30 डिग्री, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है। इसने हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। इसने पूछा ये ग्राफ है, इस ग्राफ से करंट बताइए। तो करंट इज इक्वल टू 1030, और 1030 कितना होता है, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 30 1/√3, तो आंसर आया 1/√3 एम्पियर, आंसर आया 1/√3 एम्पियर, बिल्कुल सही। टेंजेंट 30 होता है 1/√3 यार, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, तो करंट होगा 1/√3 एम्पियर। बेटा मान लीजिए हमने दो कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाया, दो कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाया, एक के लिए ग्राफ का नाम ए, एक के ग्राफ का नाम बी। एक कंडक्टर ए बोल देता हूं, एक कंडक्टर बी बोल देता हूं। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर थे, दोनों के लिए मैंने चार्ज और टाइम का ग्राफ बनाया। एक कंडक्टर का नाम ए रख लिया, एक का नाम बी रख लिया। मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, वो एंगल 60 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा है करंट ऑफ बी बाय करंट ऑफ ए, इसकी रेशियो बताओ, जल्दी बोलो। करंट ऑफ बी बाय करंट ऑफ ए की रेशियो बताओ। करंट ऑफ ऊपर बी का करंट लेना है, नीचे ए का लेना है, ऊपर बी का लेना है, नीचे ए का लेना है। बी का एंगल 60 है तो टेंजेंट 60,
ए का करंट टेंजेंट 30, ए का टेंजेंट 60, एक का टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 30 1/√3, तो ये √3, ये वाला √3 ऊपर आ जाएगा, तो करंट ऑफ बी बाय करंट ऑफ ए 3:1 की रेशो आएगी, 3:1 की रेशो आएगी। देखो जी, देखो जी, देखो देखो देखो, मान लीजिए हमने दो कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाया, दो कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाया, ए और बी के लिए। ये एंगल 37, ये एंगल 53, इसका एंगल 37, इसका एंगल 53। फाइंड द रेशो ऑफ करंट ऑफ ए बाय करंट ऑफ बी। करंट ऑफ ए बाय करंट ऑफ बी की रेशो बताइए, करंट ऑफ ए बाय करंट ऑफ बी की रेशो बताइए। ये रेशो चाहिए मुझे, एक 37 डिग्री एंगल है, 53 डिग्री एंगल है। तो अच्छी तरह तैयारी करके टेस्ट दिया करो फिजिक्स के। तुम्हारे को एनटीएससी में और कहीं भी किसी भी टाइप का टेस्ट दो, तुम फिजिक्स में मार नहीं खाने चाहिए। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं तुम्हारे सामने आना चाहिए कि तुम ये कह पाओगे हमने तो किया ही नहीं था, कहां से आ गया क्वेश्चन, छोड़ूंगा नहीं। क्या आंसर है इसका? ये आएगा टेंजेंट 37 डिवाइड बाय टेंजेंट 53। अब देखो, मैं एक बार कुछ बच्चों को 37 और 53 पे वैल्यूज ध्यान नहीं होंगी, मैं उनको समझा देता हूं। कुछ बच्चों को जिनको ध्यान नहीं है मैं उनको बता रहा हूं एक बार, बाकी को तो जो 7th में 9th में मेरे से पढ़ा होगा उसको तो पता होगा, जो 9th में मेरे से पढ़ा होगा उसको तो पता होगा। ठीक, तो ये आएगा 3 4 5, ये आएगा 4 3 5। ये मैंने बता रखी, ट्रायंगल की रेशोज बता रखी मेरे ख्याल से 9th में बताई थी। तो यहां से टेंजेंट 37 3/4, टेंजेंट 37 3/4, टेंजेंट 53 4/3, 4/3। ये यहां पुट करो 3/4 4/3, तो 9/16। अच्छा, ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है, कौन सा ऊपर लेना कौन सा नीचे लेना है, कौन सा ऊपर लेना कौन सा नीचे लेना है, ये भी ध्यान रखा करो। 16/9 नहीं, 9/16 होगा। जिसको नहीं पता वो ट्रायंगल याद कर लो 53 37 पर कि ट्रायंगल की साइड्स की रेशो क्या होती है। गॉट इट? आप क्या लिखो? टाइप ऑफ करंट। मैंने 3 रेशो बताई थी आप लोगों को ना। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है बेटे? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है बेटे? सॉरी, टेन थीटा, तीसरा था टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 रेशो होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल, 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। पहले लिखो, देखो बेटा, टाइप ऑफ करंट में पहला है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीसी कहते हैं, डीसी। तो दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसी। तो 2 टाइप से हम करंट को डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ओके ओके, ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग। तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? लिख लें आप, डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन लिख लें, लिख लें डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन। आप लिखिए, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज विद टाइम देन करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज ना हो, करंट की डायरेक्शन सेम रहे, तो हम उस करंट को डायरेक्ट करंट बोलेंगे। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहे तो उस करंट को डायरेक्ट करंट बोलेंगे। तो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ अगर मान लो इस तरह का आता है, इस तरह का करंट आता है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं इसे हम? कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो कांस्टेंट है, ये डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो इसको कांस्टेंट डायरेक्ट करंट बोला जाएगा। या कांस्टेंट बोलो या स्टेडी, स्टेडी, कई बार बोलेंगे स्टेडी डायरेक्ट करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट। तो स्टेडी भी लिखा हो सकता है, जिसकी डायरेक्शन भी सेम और वैल्यू भी सेम। एक होता है इस तरह का डायरेक्ट करंट,
एक इस तरह का डायरेक्ट करंट हो जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, कभी घट गई कभी बढ़ गई। ऐसा ही ग्राफ आना कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ आएगा जैसे मैंने बना, बस ये है कि वेरिएबल हो, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है ऐसा हो, कभी घट गया कभी बढ़ गया ऐसा बना दो, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट वेरिएबल भी हो सकता है, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो हमें मिलता है सेल से या बैटरी से। सेल या बैटरी जो हमें करंट देती हैं वो डायरेक्ट करंट होता है, या डीसी जनरेटर से भी मिल सकता है, डीसी जनरेटर। तो डायरेक्ट करंट हमें बैटरी से, सेल से या डीसी जनरेटर से मिलता है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट। नाम के अंदर ही आंसर है, नाम के अंदर ही आंसर है, अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती हो। आप लिख लें एक बार, द करंट, डेफिनेशन लिख रहे हैं, द करंट हुज डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड, द करंट हुज डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, टाइम एंड अगेन। क्या बोला मैंने? द करंट हुज डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है? जिस करंट की डायरेक्शन एक फिक्स टाइम के बाद रिवर्स हो जाए, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। दैट करंट इज कॉल्ड द करंट हुज डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जिस करंट की डायरेक्शन एक फिक्स टाइम के बाद रिवर्स होती रहती है, पहले इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर, बार बार चेंज होती रही, बार बार डायरेक्शन चेंज होती रही, तो उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो जैसे इसमें है, पहले करंट इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करके जीरो होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आने का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अल्टरनेटिंग करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट। कभी बढ़ा फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा फिर जीरो, तो कभी राइट में कभी लेफ्ट में, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, इस तरह का जो करंट होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक जैसे ये 0 टाइम, ये t/2 टाइम, ये t टाइम, फिक्स टाइम तो होगा ही होगा। अगर हो सकता है आधे सेकंड में, हो सकता है 1/4 सेकंड में, हो सकता है 0.1 सेकंड में, हर फिक्स इंटरवल में डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। उस टाइम को, उस टाइप के करंट को ही अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और घरों में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, घरों में जो करंट फ्लो करता है वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है आपके एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर जो होते हैं वो हमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोवाइडेड बाय एसी जनरेटर। घर में जो भी करंट है वो अल्टरनेटिंग है भाई, जो अपने घरों में फ्लो कर रहा है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। और एसी जनरेटर जो लगे होते हैं वो सब अल्टरनेटिंग करंट आपको प्रोवाइड करते हैं। थर्मल पावर प्लांट पर लगे हैं भाई, आपके हाइड्रो पावर प्लांट पर लगे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो भी एसी जनरेटर हैं सारे में अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। ठीक, अच्छा देखो एक काम की पहले बताता हूं, आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड बताता हूं। देखो ये करंट है ना जो मैंने बनाया, इसको बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं इसे? साइन वेव एसी, साइन वेव एसी। ये जो ग्राफ है ना, साइन थीटा ग्राफ आता है सर। मैं काम की बताता रहा हूं, एक छोटी सी बात आपने कभी नोट नहीं की होगी, फिजिक्स की ये बात है बड़ी काम की। इसको बोलते हैं साइन वेव एसी। क्या बोलते हैं इसे? साइन वेव एसी। जैसे स्मूथली इंक्रीज डिक्रीज यूं हो रहा है ना, जो साइन वेव एसी कहा जाता है। आपको, आपसे कोई पूछे एक काम की बात, मैं कहना डेली लाइफ की और फिजिक्स की भी, देखो आपने घरों में इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर से हमें कौन सा करंट मिलता है? कोई बच्चा बताएगा? इन्वर्टर से हमें कौन सा करंट मिलेगा? है? इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्टेड होती है, तो इन्वर्टर कौन सा करंट देता है? इन्वर्टर हमें एसी देता है। बैटरी का जो करंट इन्वर्टर में आता है उसको कन्वर्ट करके देता है, वो कन्वर्ट करके देता है। इन्वर्टर का काम ही वो है। बैटरी से जो करंट आएगा वो तो आएगा डायरेक्ट करंट, बैटरी से आएगा डायरेक्ट करंट, वो इन्वर्टर में से फिर पास होकर फिर हमें मिलेगा। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके में देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन ये बताओ, कभी आपने नोट किया जब इन्वर्टर चलता है ना, तो कई बार जैसे लाइट चली जाए और चीजें इन्वर्टर पे चल रही हो, पंखे या ट्यूब इन्वर्टर पे चल रहे हो, तो एक आवाज आती है। कई बार ना हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जब इन्वर्टर वर्किंग स्टेट में हो, लाइट चली जाए तो वो एक आवाज करते हैं, घूं 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 की आवाज आती है। नोट किया हो तो कभी बताओ,
नोट किया कभी? जब इन्वर्टर चलता है तो हमारे अप्लायंसेस, आपकी ट्यूब हो या पंखे हो, ये अलग सी आवाज करने लग जाते हैं। कभी नोट किया कि नहीं किया घर में? कारण ये होता है कि जो इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर जो है ना हमारा, इन्वर्टर जो होता है हमारा घर का, वो हमें एसी तो देता है, इन्वर्टर एसी तो बनाने की कोशिश करता है, बट इन्वर्टर आइडियल एसी नहीं बनाता। कभी कभी आती है ना बात, देखो अगर ऐसा करंट आ जाए, ये तो आइडियल एसी, ये बिल्कुल सही एसी है, जो हमारे अप्लायंसेस को चाहिए ना, वो इस तरह का एसी है, वो इस तरह का एसी है। लेकिन इन्वर्टर जो होता है ना, इन्वर्टर जो होता है वो कई बार ऐसा एसी हमें दे नहीं पाता। इन्वर्टर से जो हमें एसी मिलता है ना, इन्वर्टर से जो हमें एसी मिलता है, वो कई बार हमें इस तरह का एसी मिलता है, इस तरह का एसी मिलता है, और या फिर इस तरह का एसी मिलता है, इस तरह का एसी मिलता है। इन्वर्टर हमें आइडियल एसी नहीं देता। अगर ये है आइडियल एसी, लेकिन इन्वर्टर प्रॉपर ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाता। वो इन्वर्टर का ज्यादातर का एसी इस तरह होता है, ठीक। तो इसीलिए कई बार आपने अगर इन्वर्टर की कभी ऐड देखी हो ना, कभी आप इन्वर्टर की दुकान पर जाओ, तो दुकानदार जो होता है वो कई बार जब आपको इन्वर्टर दिखाता है ना, इन्वर्टर दिखाता है, तो वो ये कहता है कि ये इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर साइन वेव नहीं है। कभी पूछना कि आप दुकान पे जाना जी, साइन वेव इन्वर्टर चाहिए मुझे, तो स्पेशल बताएंगे ये साइन वेव इन्वर्टर है और ये साइन वेव नहीं है। साइन वेव वाले के 500-700 रुपए महंगे देगा, वो 500-700 रुपए महंगे लेगा आपसे कि कहे भाई साइन वेव इन्वर्टर है जी, तो दूसरे वाला साइन वेव नहीं है। कारण ये होता है जो साइन वेव होता है ना, वो ऐसी इनपुट देगा, और अगर हमारे घरों में साइन वेव इन्वर्टर लगा दिया जाए तो फिर हमारे अप्लायंसेस आवाज नहीं करेंगे, फिर हमारे अप्लायंस आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो साइन वेव इन्वर्टर है ना, वो ऐसी इनपुट आउटपुट देगा, ऐसी आउटपुट देगा, और हमारे अप्लायंसेस इस तरह के आउटपुट के लिए बने, उनको ऐसा करंट चाहिए। नॉर्मल इन्वर्टर ऐसा करंट नहीं देता। नॉर्मल इन्वर्टर इस तरह करंट दे देता हमारे, ये या ये कोई और नॉन आइडियल करंट, मतलब नॉन आइडियल एसी, कभी इंक्रीज डिक्रीज भी कर जाता है उसका एसी, तो इसलिए आवाज करते हैं वो अप्लायंसेस, और जल्दी खराब भी हो जाते हैं, जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इन्वर्टर पर जो चीजें होती है ना, वो जल्दी खराब इसलिए होती हैं क्योंकि उनके से जो करंट आता है वो आइडियल एसी नहीं आता, जो हमारे अप्लायंस को चाहिए ना वैसा एसी नहीं आता। इसलिए हमें इन्वर्टर पर जो ज्यादा सेंसिटिव चीजें ना, हम कोशिश करते हैं कि इन्वर्टर पर ना चलानी पड़े, क्योंकि इन्वर्टर पर खराब होने के चांस रहते हैं उनके, ये कारण होता है उसके पीछे, ठीक। तो काम की बात है, नोट किया करो। फिजिक्स को तो जिंदगी में उतार लो, फिजिक्स को जिंदगी में उतार दो, हर जगह फिजिक्स मिलेगी आपको कुछ ना कुछ, ठीक। चलो आज का काम यही रोकता हूं।